नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दिशा ई राइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं 6 सितंबर यानी भाद्रपद कृष्ण सप्तमी की। भाद्रपद कृष्ण सप्तमी कल रहेगी भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी, जिसकी हम बात करेंगे कल। बधाई हो आपको कृष्ण जन्माष्टमी की एक दिन पूर्व ही। लेकिन हम बात कर रहे हैं 6 सितंबर यानी बुधवार भाद्रपद कृष्ण सप्तमी की करंट जीके की। आज भाद्रपद कृष्ण सप्तमी की करंट जीके की हम बात कर रहे हैं। और करंट जीके में सबसे पहले आज हम बात करेंगे मोटिवेशनल टेक की कि साहब आज का मोटो क्या है कि परिश्रम एक ऐसी चाबी है जो आपकी किस्मत के दरवाजे पर लगे ताले को खोल देती है। अगर आप परिश्रम करेंगे तो हम कहते हैं ना, हमारी किस्मत अच्छी नहीं है, परिश्रम करेंगे तो वह भी अच्छी हो जाएगी, उसके भी ताले खुल जाएंगे। बस परिश्रम रूपी चाबी को आप काम में लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। यानी सबसे पहला प्रश्न है आज का हमारे पास में कि कृषि विभाग ने हाल ही में जो आंकड़े जारी किए हैं, कृषि विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले साल के मुकाबले इस साल दलहन की बुआई में, ध्यान दीजिएगा, पिछले साल के मुकाबले इस साल दलहन की बुआई की गई। कितनी कम या कितनी ज्यादा, इस बार ज्यादा हुई या कम हुई, हमें यह बताना है। अगर ज्यादा हुई तो कितनी ज्यादा हुई, कम हुई तो कितनी कम हुई। हमें कुल मिलाकर के ये बात ध्यान में रखनी ही रखनी है। क्लियर है मामला? तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, कृषि विभाग ने अभी हाल ही में आंकड़े जारी कर दिए हैं। कृषि विभाग ने अभी हाल ही में आंकड़े जारी कर दिए हैं और पिछले साल के मुकाबले इस साल दलहन की बुआई में 1.8 लाख हेक्टेयर की कमी आई है। 1.8 लाख हेक्टेयर बुआई जो है ये कम हुई है भाई, ये ज्यादा नहीं हुई है बल्कि क्या हुई है, कम हुई है। 1.8 लाख हेक्टेयर बुआई कम आई है। राजस्थान के कृषि विभाग के अगर हम आंकड़ों की माने, किसकी माने भाई, राजस्थान के कृषि विभाग के अगर आंकड़ों की हम बात करते हैं तब की बात है ये कि भाई इस साल जो है 20.5 लाख हेक्टेयर में मूंग बोया है। इस बार मूंग जो है कितना बोया है, 20.5 लाख हेक्टेयर में बोया है, जो कि पिछले साल की तुलना में 1.8 लाख हेक्टेयर कम है। क्यों है? क्योंकि पिछले साल हमने 23.3 लाख हेक्टेयर, पिछले साल हमने 23.3 लाख हेक्टेयर में बुआई की थी। अगर हम बात करें यहाँ की तो ध्यान दीजिएगा, इसमें अलग अलग दलहनों का रकबा जो है वो घट गया। उड़द का रकबा घट गया है, वहीं दलहन का कंप्लीटली अगर हम बात करें, रकबा की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, दल पूरे राजस्थान में अगर हम दलहन के रकबे की बात करें तो रकबा जो है वो 35.7 लाख हेक्टेयर था। पिछले साल ये 35.7 लाख हेक्टेयर था। कितना था भाई, 35.7 लाख हेक्टेयर था। इस बार घट करके ये 33.9 लाख हेक्टेयर हो गया है। घटकर कितना हो गया, ये 33.9 लाख हेक्टेयर हो गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1.8 लाख हेक्टेयर रकबे में कमी आ गई है। तो ध्यान रखना, कृषि विभाग द्वारा जो आंकड़े जारी हुए हैं इसमें दलहन की बुआई क्या हुई है, कम हुई है। कितनी कम हुई है, 1.8 लाख हेक्टेयर कम हुई है। और ये भास्कर की मुख्य न्यूज थी, है ना, दैनिक भास्कर की न्यूज थी जो मैंने आपको बताई है। यहां से प्रश्न सीधा सीधा उठ सकता है। न्यूज़पेपर से हम सीधी सीधी बात करने वाले हैं भाई, अलग से हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, सीधी सीधी न्यूज़पेपर्स की हम बात कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है आज का कि राष्ट्रपति पुलिस पदक की तर्ज पर, भाई राष्ट्रपति पुलिस पदक की तर्ज पर हर वर्ष पुलिसकर्मियों को कितने तरह के पुरस्कार प्रारंभ करने जा रही है सरकार? कि राष्ट्रपति पुलिस पदक की तर्ज पर हर वर्ष पुलिसकर्मियों को कितने तरह के पुरस्कार प्रारंभ करने जा रही है सरकार? तो आपको अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति पुलिस पदक की तर्ज पर प्रदेश में जो सरकार है हर साल 4 तरह के पदक से सम्मानित करेगी। कितने तरह के पदक से सम्मानित करेगी? 4 तरह के पदक से सम्मानित करेगी। पुलिस में अगर 20 साल आप बेदाग सेवा कर लेते हो, 20 साल बेदाग सेवा अगर पुलिस में कर लेते हो तो आपको मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक दिया जाता है। कौन सा पदक दिया जाता है? और मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक दिया जाता है। लेकिन अगर आप भ्रष्टाचार के आरोप आप पर लग जाते हैं
उसके बाद भी आपको मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक मिल गया, फिर भी आप पर क्या लगे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो पदक की वापसी हो सकती है भाई, पदक पुनः लिया जा सकता है। और ये जो पदक होगा ये सुनहरे रंग का पदक है, इस पर प्रदेश का नक्शा बना होता है, अशोक स्तंभ है और उस पर सत्यमेव जयते लिखा रहता है। एक पदक मिलता है 25 साल की बेदाग सेवा पर, वह है पुलिस विशिष्ट सेवा पदक, ये तो हो गया 20 साल की सेवा पर। एक मिलता है 25 साल की बेदाग सेवा पर, अगर आपने 25 साल सेवा की है तो आपको मिलेगा विशिष्ट सेवा पदक, पुलिस विशिष्ट सेवा पदक। कौन सा मिलेगा भाई, पुलिस विशिष्ट सेवा पदक। ये राष्ट्रपति पुलिस पदक की तर्ज पर ही है, पुलिस विशिष्ट सेवा पदक दिया जाएगा। एक तो हो गया मुख्यमंत्री सेवा पदक, एक हो गया पुलिस विशिष्ट सेवा पदक, पुलिस विशिष्ट सेवा पदक मिलेगा। इसके अलावा अगर मान लो आपका ये पदक जो है ये भी वापस छीन सकता है किसी भी परिस्थितियों में, जैसे मान लो एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि जैसे मान लो क्या सेवा काल में ये पदक जो है कितनी बार मिलेगा, तो ध्यान रखना सेवा काल में एक बार ही इस पदक से सम्मानित किया जाएगा, ये हमारे सीएम साहब ने घोषणा की है। अगर आपने जैसे आपको कोई सेवा पदक मिल गया, जैसे सराहनीय सेवा पदक आपको मिल गया, कौन सा, सीएम सराहनीय सेवा पदक। अगर हम बात करें सीएम सराहनीय सेवा पदक अगर आपको मिल गया तो उसके भाई कितने साल बाद हम इस पदक या इस पदक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ध्यान रखना सीएम सराहनीय सेवा पदक मिल गया और इस पदक के तुरंत बाद आप 6 साल यानी एक पदक मिलने के 6 साल बाद आप अगले पदक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगले पदक के लिए आप आवेदन कर सकते हो। पुलिस विशिष्ट सेवा पदक के लिए 25 साल की आपको बेदाग सेवा होना जरूरी है, ये ध्यान रखना। इसमें भी क्या होता है, चयन कैसे होता है इसमें कि एससी को, एसटी को, महिला को और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाएगी, प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। भाई एससी, एसटी, महिला और अल्पसंख्यक इनको क्या दिया जाएगा, सबसे पहले प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, उसके आधार पर यह पदक मिलेगा। साहब मामला क्लियर है। ये जो पदक है इस तरह से दिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर 4 सेवा पदकों की अभी घोषणा हुई है, यानी राष्ट्रपति पुलिस पदक के अलावा की तर्ज पर हर वर्ष पुलिस को कितने तरह के पुरस्कार प्रारंभ करने जा रही है, 4 तरह के पुरस्कार प्रारंभ करने जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें आगे की ओर। अगला प्रश्न है, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष दूध उत्पादक संघ की विभिन्न योजनाओं को प्रारंभ करने के लिए किस जिले के दौरे पर राजस्थान पहुंचेंगे। अभी कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे है ना भाई। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे है ना। ये भाई जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने कांग्रेस के तब से राजस्थान नहीं आ पाए, टाइम नहीं मिला इनको। तो भाई अब इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे साहब राजस्थान आ रहे हैं और राजस्थान में भी ये भीलवाड़ा आ रहे हैं। पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार ये राजस्थान में कदम रखेंगे और राजस्थान में भीलवाड़ा में कदम रखेंगे और भीलवाड़ा में ये क्या करेंगे, दुग्ध उत्पादक संघ की अलग अलग योजनाओं को स्टार्ट करेंगे। तो ये कहाँ से करेंगे, भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में इनकी आम जनसभा है ना। राजनीतिक तरह से भीलवाड़ा जो है वो किसके अंडर कवर में आता है, यानी राजनीतिक दबदबे की अगर हम बात करें तो बीजेपी जो है, राजनीतिक दबदबा भीलवाड़ा पर बीजेपी का है। लेकिन इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे सभा कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या रहता है। लेकिन आपको कुल मिलाकर ये ध्यान रखना है कि भीलवाड़ा जो है वहां पर से दुग्ध उत्पादक संघ की अलग अलग योजनाओं का वो स्टार्ट करने के लिए राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। तो अलग अलग यानी यहाँ पर उनकी बड़ी जनसभा होगी, फिर इसी में ये दुग्ध उत्पादक संघ की विभिन्न योजनाओं को शुरुआत करेंगे। क्योंकि अपने भाई यहाँ से कैबिनेट मंत्री भी हैं रामलाल जाट, है ना, पहले डेयरी अध्यक्ष भी यहीं से है, अभी सरस के भीलवाड़ा जिले के कुल मिला करके। तो अब अगला प्रश्न है आपके सामने कि 5 सितंबर 2023 से शिक्षा विभाग की कितने प्रकार की योजनाएं मुख्यमंत्री द्वारा शुरू
की जाएगी। अब कुल मिलाकर के आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। कल भी हमने बात की थी एक मिशन स्टार्ट, आपने नाम सुना होगा, मिशन स्टार्ट। भाई मिशन स्टार्ट की जब बात होती है, मिशन स्टार्ट की हमने पहले भी कल भी बात की थी। कल की करंट जीके में अगर जिसने देखी है भाई, और या जिसने नहीं देखी है वो जरूर देख लें। तो उसमें भी हमने बात की थी कि ई एजुकेशन प्रोग्राम चलाया गया था ना। मिशन स्टार्ट की फुल फॉर्म क्या है ये भी आप बता दीजिए मुझे। कि 5 सितंबर 2023 क्या है, शिक्षक दिवस है। क्या है भाई, शिक्षक है दिवस है। इस दिन शिक्षा विभाग की मुख्यमंत्री महोदय क्या करेंगे, 6 योजनाओं को शुरू करेंगे। कितनी योजनाओं को, 6। शिक्षा विभाग की ओर से अगर हम बात करें तो कल 5 सितंबर को राज्य स्तरीय शिक्षक जो समारोह है वो आयोजित किया गया था। अशोक जी गहलोत यहाँ पर मुख्य अतिथि बतौर पहुंचे थे। अब उन्होंने 6 योजनाओं को लॉन्च कर दिया। इसमें उन्होंने बताया कि ई एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा। किसको बढ़ावा मिलेगा, ई एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा। अगर हम बात करें इसके बारे में तो यहाँ पर 6 योजनाएं जो होंगी, है ना, लाइव क्लासेज होंगी, ऑपरेटर स्कूल्स होंगे, जो मतलब कि स्कूल्स के अंदर कुल मिलाकर के ई एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, ई एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ये 6 योजनाएं चलेंगी। बस इतना ध्यान रखना है आपको मोटे तौर पर। बाकी शिक्षा विशेष अंक में हम इन योजनाओं के बारे में भी चर्चा कर ही रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न जो है, प्रदेश में ग्राम सहकारी समिति के द्वारा पेट्रोल पंप के साथ कितनी तरह की सेवाएं प्रारंभ की जाएगी। सबसे खास बात भाई, ग्राम सहकारी समिति द्वारा पेट्रोल पंप के साथ साथ और भी कई योजनाएं चलाई जा रही है ना। आपने ग्राम सहकारी समितियों में पेट्रोल पंप खुलने की बात सुनी थी, पेट्रोल पंप खुलने की बात सुनी होगी। प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में पेट्रोल पंप खुलेंगे, सुना होगा आपने। पेट्रोलियम जो मंत्रालय है उन्होंने नियमों में संशोधन कर लिया है और समितियां जो है वो डीलरशिप के लिए ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आगामी जो 27 सितंबर है तब तक आवेदन करेंगी। 27 सितंबर तक भाई, 27 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगी वो, है ना। वैसे सहकारिता रजिस्ट्रार जो मेघराज सिंह रतनू है उन्होंने अभी हाल ही में भाई मीडिया के सामने आए थे। उन्होंने बताया था कि समितियों के लिए आरक्षण तय किया गया है। राज्य की जो समितियां हैं वो बहुउद्देशीय जो सेवा केंद्र है उनमें बदल जाएगी। राज्य की समितियां किसमें बदल जाएगी, बहुउद्देशीय सेवा केंद्रों में। यानी अब ये कई तरह के उद्देश्यों की पूर्ति करेंगी। तो बहुउद्देशीय सेवा संघ में एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि राज्य की जो ग्राम सहकारी समितियां हैं, राज्य की जो समितियां वो किस में बदल जाएगी, बहुउद्देशीय सेवा संघ। इसमें पेट्रोल पंप के साथ में लगभग 300 सेवाएं, है ना। अभी तक 5554 समितियां ऑन रजिस्टर्ड है, ऑन बोर्ड है भाई। 5554 समितियां ऑन बोर्ड है और ये सबकी सब 300 लगभग सेवाएं देंगी। कितनी सेवाएं देंगी भाई, 300 सेवाएं देंगी। तो प्रदेश में ग्राम सहकारी समिति के द्वारा पेट्रोल पंप के साथ कितनी तरह की सेवाएं प्रदान की जाएंगी, 300 तरह की सेवाएं प्रदान की जाएंगी। कितनी तरह की सेवाएं प्रदान की जाएंगी भाई, 300 तरह की सेवाएं प्रदान की जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े। ये देखो, अभी आपने कोटा का मामला पढ़ा था, मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा और आपको बताऊंगा भी। आपने कोटा के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था, है ना। छात्रों में तनाव की स्थिति और फिर कोटा जैसे शहरों में आत्महत्याओं जैसी प्रवृत्ति छात्रों में लगातार बढ़ रही है ना। स्टूडेंट्स लगातार सुसाइड कर रहे हैं। उस सुसाइड को रोकने के लिए अशोक जी गहलोत जो मुख्यमंत्री है उनकी सलाह पर एक कमेटी बन गई। वो 17 दिन बाद सोमवार को कोटा पहुंची थी सब। और प्रमुख शासन सचिव अपने कौन है, प्रमुख शासन सचिव कौन है, भवानी सिंह देथा। तो भवानी सिंह देथा कोटा आए। अब प्रश्न क्या है अपना कि प्रदेश के कोटा शहर में छात्रों में तनाव व आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं के बाद छात्रों में तनाव कम करने के उपाय करने के लिए बने समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है। भाई सिंपल सी बात है, प्रमुख शासन सचिव भवानी सिंह देथा है और भवानी सिंह देथा ही बतौर अध्यक्ष के तौर पर कोटा आए थे साहब, बतौर अध्यक्ष के तौर पर। यानी ये जो समिति बनी है
तनाव आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए, कम करने के लिए जो समिति बनी है, उस समिति का अध्यक्ष बनाया भवानी सिंह देथा को। भवानी सिंह देथा जो प्रमुख शासन सचिव है। कौन है भाई? प्रमुख शासन सचिव है। इन्होंने कई तरह के स्टूडेंट से बात की, मनोवैज्ञानिकों से बात की और कई तरह के सुझाव दिए, यानी कई तरह के सुझाव आए जिसमें कहा गया कि साहब मनोसलाहकार होना चाहिए, मेडिकल एक्सपर्ट होना चाहिए, है ना, ये कोचिंग में ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को पहचान सके। उन्होंने बाद में हॉस्टल और पीजी संचालकों को भी अच्छा वातावरण देने की बात कही थी। कई तरह के उन्होंने सुझाव दिए थे। फिर बाद में एक परामर्श के लिए उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर की बात की थी। कोई भी व्यक्ति फ्री हेल्पलाइन नंबर दिया था, एक 14 416 था। 14 416 जो है ये हेल्पलाइन नंबर है कि कोई भी व्यक्ति इस हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकता है। अभी ये हाल ताज़ा घटना है। इसके अलावा एक नंबर और उन्होंने जारी किया था 1800। ध्यान रखना, उन्होंने 2 नंबर जारी किए। उससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि भाई पुलिस ने भी ऐसा किया है, पुलिस ने भी स्टूडेंट हेल्पलाइन शुरू की है। उसके नंबर क्या है आप मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर जरूर दे भाई, आप उत्तर जरूर दे, है ना। कुल मिलाकर के तो एक तो 14 416 पर आप हेल्पलाइन नंबर है। इसके अलावा 1889 14 416 ऐसा कुछ करके है, 1889 14 416, है ना। ये एक कॉन्टेक्ट नंबर और है, यानी 1889 14 416। इस पर यानी या तो आप केवल डायरेक्ट 14 416 पर कॉल कर सकते हैं, या आप 1889 14 416 1889 14 416 पर आप कॉल कर सकते हो। ठीक है भाई। हाँ थोड़ी गड़बड़ लग रही है मुझे। 14 416 ये देखो यहाँ पर 14 416, ठीक है, सॉरी ये लो लिखने में प्रिंट मिस्टेक हुआ। तो ये 2 नंबर हैं। तो भवानी सिंह देथा की अध्यक्षता में ये तय किया गया भाई, ये 2 हेल्पलाइन नंबर हैं। बच्चों कोई भी व्यक्तिगत स्तर पर कोई भी बच्चा इन नंबरों पे हेल्प ले सकता है, 14 416 और 1889 14 416। ये 2 प्रश्न आपको अलग तरह से पूछ जाएंगे। एक तो पुलिस ने हेल्पलाइन शुरू की, स्टूडेंट हेल्पलाइन, उसके कॉन्टेक्ट नंबर तो क्या है, उसके हेल्पलाइन नंबर तो क्या है। इसके अलावा एक भवानी सिंह देथा समिति बनाई अशोक गहलोत सरकार ने। तो जो हमारी सरकार ने जो भवानी सिंह देथा समिति बनाई, उसने कौन से परामर्श नंबर जो है वो जारी किए हैं। ये 2 हेल्पलाइन आपको ध्यान में रखनी है, किसी भी तरह के प्रश्न आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जयपुर में देश का पहला पैरा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सेंटर का लोकार्पण राजस्थान क्रीड़ा परिषद अध्यक्ष द्वारा किया गया। ध्यान रखना, पैरा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सेंटर। मैं आपको फिर बताऊं कि अभी हाल ही में मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी। अगर आपने पिछली करंट जीके आप निश्चित रूप से पढ़ ही रहे होंगे, और आशा है कि आप लगातार भाई करंट जीके को पढ़ रहे हो। तो ये जो चीज़ें हैं आप इनको थोड़ा अच्छे से देखो, क्योंकि मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि देश का पहला पैरा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सेंटर कहाँ बनेगा। हमने शायद परसों की करंट जीके में भी ऐसा ही एक प्रश्न की चर्चा की थी, मुझे याद आ रहा है 1-2 दिन पहले ही एक चर्चा की थी। मैं वहाँ से आपको प्रश्न भी पूछूंगा कि भाई फिलहाल हम प्रश्न को ढंग से देखें कि इस पैरा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सेंटर का लोकार्पण राजस्थान क्रीड़ा परिषद अध्यक्ष द्वारा किया। तो ये राजस्थान क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कौन है, फिर हम पैरा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सेंटर की बात करेंगे। पहले हम प्रश्न को देख लेते हैं कि भाई राजस्थान क्रीड़ा परिषद अध्यक्ष है कौन। सीधी सी बात, यही प्रश्न पूछा है, कौन है वो, है ना। तो कुल मिला कृष्णा पूनिया का नाम आपने सुना होगा। कृष्णा पूनिया पैरा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सेंटर का लोकार्पण करती है। तो ये जो कृष्णा पूनिया नाम आपको ध्यान में रखना है, कृष्णा पूनिया ने इसका पैरा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सेंटर का लोकार्पण किया था साहब। अगर मैं बताऊं आपको कि एक यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स ट्रैक जो है ना, उसको भी खिलाड़ियों को समर्पित कर दिया गया है। पैरा स्पोर्ट परफॉर्मेंस सेंटर की अगर हम बात करें, ये लगभग 10.50 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है साहब। साइकिलिंग वेलोड्रम में स्थित ये सेंटर जो है देश का पहला ऐसा सेंटर होगा, देश का, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये भाई देश का पहला ऐसा सेंटर होगा जहां पूरे विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी साहब। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कृष्णा पूनिया ने पहले पैरा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सेंटर की उद्घाटन किया है। तो पैरा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सेंटर है कहां, जयपुर में सवाई मान सिंह स्टेडियम, ठीक है ना, जयपुर में सवाई मान सिंह स्टेडियम है, वहां पर ये स्थित है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। वो है देश का सबसे बड़ा रूफ टॉप, ध्यान देना,
फिर गजब के प्रश्न, ये रूफ टॉप, ये मैं आपको करण जी से जुड़ी हुई बात कर रहा हूँ लगातार, जो मैं पिछले बतौर आपको पिछले एग्जाम्स में पिछले प्रश्नों में बार बार कुछ प्रश्नों की मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ भाई, कुछ प्रश्नों की चर्चा आपसे लगातार की जा चुकी है। जब बार बार किसी चीज की चर्चा की जाती है तब तो आपको वो चीजें ध्यान में होनी ही चाहिए भाई। तो ध्यान रखना, देश का सबसे बड़ा रूफ टॉप प्लाजा प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन पर निर्मित किया जाएगा, प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन पर बनाया जाएगा? तो मैंने कहा आधुनिक रेलवे स्टेशन बन रहा है उदयपुर में, तो उदयपुर जो है वहां पर ऐसा किया जाएगा। उदयपुर में देश का सबसे बड़ा रूफ टॉप प्लाजा, रूफ टॉप प्लाजा जो है वो देश का सबसे बड़ा निर्मित किया जाएगा। देश का सबसे बड़ा रूफ टॉप प्लाजा जो है वो निर्मित किया जाएगा साहब। अगर हम बात करें, अभी परसों की बात है, सोमवार की बात है, रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्री हैं अपने, कौन है रेलवे मंत्री, कौन है संचार मंत्री, कौन है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री? अश्विनी वैष्णव है। अश्विनी वैष्णव ने उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर, है ना, जो काम चल रहे हैं उनका निरीक्षण किया था। अब उन्होंने भाई साहब लस्सी पीते हुए ये चीज बताई थी कि भाई ऐसा हो रहा है। उन्होंने नई ट्रेनों की बातें भी बताई थी साहब, है ना, कई तरह की खबरें छपी थी अश्विनी वैष्णव के बारे में। तो अश्विनी वैष्णव जी ने ये बताया कि भाई देश का सबसे बड़ा रूफटॉप प्लाजा प्रदेश के उदयपुर में बनने जा रहा है। तो उदयपुर में प्रदेश का ही नहीं देश का सबसे बड़ा रूफटॉप प्लाजा तैयार हो रहा है। ठीक है, फिर है हैदराबाद स्थित रोबोटिक्स फार्म ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा एआई आधारित एंट्री ड्रोन का नाम रखा गया है ना। अभी बड़े बड़े इंद्रजाल फैल रहे हैं, आपने देखा होगा। तो एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। अभी आप हमारे यहाँ करण जी के भी देख रहे होंगे, हम सोर्स करण जी के सोर्स डाल रहे लगातार, डाल रहे हैं ना लगातार, जो है सोर्स डाल रहे हैं हम करंट के, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई द्वारा लगातार हमारे सोर्स आप तक पहुंच रहे होंगे। वहां पर एक एक प्रश्न, दो प्रश्न क्लियर करवा रहे हैं आपके, आप सोर्स जरूर देखिएगा, है ना। आपको समझ में आएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। वैसे आप जानते ही हैं कि हैदराबाद स्थित रोबोटिक्स फार्म ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा एआई आधारित एंट्री ड्रोन का नाम रखा गया है। एंट्री ड्रोन का नाम क्या रखा गया है ना। ये एक तरह से इंद्रजाल की मैंने बात कही थी, इंद्रजाल नाम इसको दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? इंद्रजाल नाम दिया गया भाई। इंद्रजाल नाम ऐसे नहीं दिया गया, ये ऑटोनोमस वाइड एरिया मानव रहित काउंटर एयरक्राफ्ट सिस्टम है ना। इसमें मानव की कतई आवश्यकता नहीं है साहब। ये कोई ड्रोन अगर आपके शहर में आ गया है तो कई तरह के ड्रोनों से ये अपने आप को बचा सकता है भाई, ये आपको ध्यान में रखना है ना। इसमें अलग अलग सिस्टम तैयार किए गए, तो इसका नाम क्या रखा गया है? इंद्रजाल। यानी हैदराबाद में ये तैयार हुआ है रोबोटिक्स फार्म द्वारा, फार्म ग्रेन रोबोटिक्स है उसके द्वारा ये एंटी ड्रोन तैयार किया गया है कि कोई भी ड्रोन आपके ऊपर से उड़ रहा है जो नुकसानदायक हो सकता है, तो यह हर तरह के ड्रोन से बचा सकता है। 4000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में ये देखभाल करता है, रक्षा करता है। ठीक है साहब, नेक्स्ट हम बात करें अगले प्रश्न की ओर। इसका नाम है इंद्रजाल। फिर है 132वें डूरंड कप का खिताब किसने जीता? 132वें डूरंड कप का खिताब किसने जीता? है गजब का प्रश्न, नाम सुना होगा डूरंड कप। बताइए फटाफट से, किस क्षेत्र में डूरंड कप खेला जाता है? आपको ध्यान में रखना होगा कि डूरंड कप किस क्षेत्र में खेला जाता है, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना होगा। बाकी हम बात करें कि अभी मोहन बागान को, यानी ये कलकत्ता का है, 132वें डूरंड कप का खिताब, जो डूरंड कप का खिताब है किसने जीता? ये जीता अपने मोहन बागान ने। कलकत्ता के एक स्टेडियम है साल्ट लेक स्टेडियम, कलकत्ता का स्टेडियम कौन सा है? साल्ट लेक स्टेडियम, वहां पर फाइनल खेला गया था। डूरंड कप किस क्षेत्र में खेला जाता है आपको ध्यान में रखना होगा, साल्ट लेक स्टेडियम। अगर मैं बात करूं साल्ट लेक स्टेडियम की, तो साल्ट लेक स्टेडियम में फाइनल मुकाबला खेला गया था। मोहन बागान ने ईस्ट बंगाल को हराया था। मोहन बागान ने किसको हराया था? ईस्ट बागान को हराया था 1-0 से। तो मोहन बागान वर्सेस सामने कौन सी टीम थी? ईस्ट बंगाल। तो मोहन बागान ने ईस्ट बंगाल को भाई 1-0 से हरा दिया था।
1-0 से हरा कर ये मैच जीता था सब, ठीक है। मोहन बागान के लिए अगर हम बात करें मैच की, तो मैच में एक गोल किया था, एक इकलौता गोल किया था मैच में, उसका नाम है दिमित्री पेट्रेटोस, ठीक है, दिमित्री पेट्रेटोस। तो ये आपको नाम रखना होगा, दिमित्री पेट्रेटोस का संबंध किस खेल से है? दिमित्री पेट्रेटोस का संबंध किस खेल से है ना, किस कप से है? डूरंड कप से। मैं फिर बात कर रहा हूं कि डूरंड कप जो है, ये पहली बात तो किस क्षेत्र में से संबंधित है, क्योंकि मोहन बागान की हम बात करेंगे अभी कि मोहन बागान जो है लगभग 17वीं बार चैंपियन बना है। कितनी बार? 17वीं बार चैंपियन बना है। डूरंड कप के इतिहास की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा बार चैंपियन बनने वाली टीम है मोहन बागान। इससे पहले ईस्ट बागान की अगर हम बात करें तो हालांकि दोनों बराबर से ही थे, पहले तो 16 बार ईस्ट बागान ने भी ये खिताब जीता है ना। लेकिन भाई सबसे खास बात जो आती है, सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है वो ये है कि ये जो मोहन बागान है, ये जो डूरंड कप है, इसका आयोजन अभी 3 अगस्त से 3 सितंबर के मध्य किया गया, पश्चिम बंगाल और असम में किया गया था। एक प्रश्न ये भी आ जाता है कि डूरंड कप में अभी तक कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था? आ ही जाता है भाई, 24 टीमों ने हिस्सा लिया था। कितनी बार? और विजेता टीम जो है अब तक कितनी बार विजेता रही है? मोहन बागान टीम विजेता रही है और 17 बार ये विजेता रह चुकी है, ठीक है। और उप विजेता कौन सी रही? ईस्ट बंगाल रही है। मैं फिर कुछ प्रश्न आपसे करूंगा, डूरंड कप किस क्षेत्र में खेला जा रहा है? चलिए आप उत्तर दीजिएगा, क्योंकि आपको इन प्रश्नों को मैं पहले ही बता चुका हूं कौन कौन से कप किस किस में खेले जा रहे हैं। फिर आता है पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवती ओन अवार्ड से, वर्ल्ड इनोवती ओन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है ना? ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में। ब्रिक्स इनोवेशन फोरम की बात है, किसकी बात है भाई? ब्रिक्स इनोवेशन फोरम की बात है। तो वर्ल्ड इनोवती ओन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? नाम सुना होगा आपने, शांता थोटम का। वैसे रवि कन्नन की बात हमने कल कर ली थी, इसलिए आपको शायद यहाँ तकलीफ उठाने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे आप क्लियर कर लोगे, इस बारे में कर लोगे ना आराम से। अब आए कि भाई इसकी अगर हम बात करें कि इसकी इस पुरस्कार की बात करें हम, तो ध्यान रखना कि ये मिला शांता थोटम को। किसको मिला था? शांता थोटम को। वर्ल्ड इनोवती ऑन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? शांता थोटम को सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? शांता थोटम। तो शांता थोटम जो है भाई उसे सम्मानित किया गया। लेकिन आप प्रश्न आपसे पूछे कि वर्ल्ड इनोवेशन जो अवार्ड है, अगर हम उसकी बात करें, वर्ल्ड इनोवती ऑन अवार्ड, अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा, हाँ ये जो है इसको आप इनोवेशन माने, इनोवेशन, वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? शांता थोटम को। किसको सम्मानित किया भाई? शांता थोटम को, है ना। मैंने भी लिखा बोल दिया है, तो कुल मिलाकर के आप ध्यान रखना कि वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? शांता थोटम को। क्या है वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड अगर आपसे पूछे तो? वर्ल्ड जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेवलपमेंट, जो एनजीओ संस्था है, वो इसे देती है। विकासशील देशों के जो नेता लोग हैं, यानी जिन्होंने अपना कोई व्यक्तिगत योगदान दिया एसडीजी के लक्ष्य में, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, उनमें किसी अगर व्यक्ति ने व्यक्तिगत सहयोग दिया है, कैसा सहयोग दिया है? व्यक्तिगत अगर सहयोग दिया है तो ये उसके लिए है ये पुरस्कार। व्यक्तिगत सहयोग अगर किसी ने दिया है तो उस क्षेत्र में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड दिया जाता है, जो शांता थोटम को मिला है। ठीक है मित्रों, ये आज की करण जीके थी। आज्ञा दीजिए, फिर हम मिलते हैं कुछ अच्छे प्रश्न, कुछ नए प्रश्न, कुछ अलग तरह के प्रश्न लेकर के अगली करण जीके में। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा कमेंट करें और आज्ञा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।